स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर्स जो आपको डिसाइड किया गया था, जो चैप्टर से स्टार्ट करने के लिए वो था क्या था आपका केमिकल काइनेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, हेडिंग लगाएंगे और इसको एकदम गौर से सिर्फ सुनना है, देखना है और कलम कॉपी लेकर के बैठना है रफ के लिए। और हैंड रिटन नोट्स भी आपको दे दिया गया है और सबके पास पहुंच भी गया होगा। जिसको अगर दिक्कत है, जिसको नहीं पहुंचा होगा, वो चीज आप कॉल करके चाहे व्हाट्सएप के थ्रू आप मंगवा भी सकते हैं। चलिए तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स यहीं पे आपको याद भी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और चलिए 2 मीटिंग्स, एक बात और, इसमें 2 मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। एक फर्स्ट है 40 मिनट का, है ना, और सेकंड फिर से आपको ज्वाइन कीजिएगा तभी आपका खत्म हो पाएगा। चलिए सबसे पहले केमिकल काइनेटिक, केमिकल का मतलब रासायनिक होता है और काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है गतिकी, रासायनिक गतिकी, इसको हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो वो सब भाषण छोड़िए, है ना, इसमें क्या पढ़ना है ना, किसी भी रिएक्शंस के रेट को हम लोग इस चीज में केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो चलिए हम सीधे इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आते हैं। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आपका है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है भाई मेरे? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। समझिएगा पहले इसके डेफिनेशंस को सबसे पहले समझिएगा। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शंस? द reactant or product per unit time are known as rate of reactions। क्या बोलेंगे उसको? rate of reactions। एक और फिर से हम रिपीट करेंगे, है ना। what is rate of reactions? rate of reactions होता क्या है ना, the change in concentration of reactant or product। या तो reactant हो सकता है या product हो सकता है ना। टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, rate of reactions। क्या बोलेंगे? rate of reactions। तो सबको डेफिनेशंस याद हो गया होगा, है ना। what is rate of reactions? change in concentration of reactant or product per unit time are known as क्या, rate of reactions। इसका अल्टरनेट अलग भी डेफिनेशंस है। जैसा कि सभी को पता है ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। T = 0 पे अगर मान लो कि ये A है तो इनिशियली ये क्या होता है, 0 होता है। मान लो कि एक ऐसा टाइम आया जिस टाइम पे आपका ये A क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये धीरे धीरे खत्म होगा और ये प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या होता है, बनता है। तो कितना बन गया A, तो यहाँ से आपको क्लियर है कि टाइम बीतने के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है? हाँ, डिक्रीज करता है। और टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो देखो बच्चे याद रखना आप लोग, है ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसीलिए इसका जो डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शंस का जो डेफिनेशन है वो आप किसके टर्म में दे सकते हैं, रिएक्टेंट के टर्म में भी और प्रोडक्ट के टर्म में भी। इसका जनरल डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट per unit time are known as क्या, rate of reactions। क्या बोलेंगे भाई? rate of reaction। तो एक बात बताइए, आप रिएक्टेंट के टर्म में भी और प्रोडक्ट के भी टर्म में आप बता सकते हैं। बताओ जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वह आपका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वह टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डिक्रीज, टाइम बीतने के साथ क्या होता है, घटता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है। तो इसलिए इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम are known as क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। आपके एनसीईआरटी बुक में एक थोड़ा सा ग्राफ भी दिया हुआ है। ये आपका है y एक्सिस पे रखें हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को और यहाँ पे रखें किसको, टाइम को। तो आप जैसा कि जानते हैं रिएक्टेंट में स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, 0 नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे रखें। और बताओ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घटता है तो नीचे जाएगा, ये इस तरीके से। और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में होता है 0 लेकिन बाद में क्या होता है, बढ़ते हुए जाता है। ये किसके लिए है भाई, प्रोडक्ट के लिए, है ना, ये प्रोडक्ट के लिए है और ये किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ रहा, किसका किसका, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के साथ आपका जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता है और टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो चलिए, है ना, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, एक बेसिक फॉर्मूला जो दिया हुआ
हुआ है उस चीज को हम बताना चाहेंगे। चलिए एक बात बताओ, रिएक्टेंट चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और याद रखना रेट ऑफ रिएक्शंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अगर रिएक्टेंट के टर्म में फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो निश्चित तौर पे उसका जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसी प्रकार प्रोडक्ट के केस में जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो उसका वैल्यू ऑलरेडी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जब पॉजिटिव है तो उसको उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। तो याद रखना ये जो रेट ऑफ रिएक्शंस है इसी को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लिखते हैं माइनस डेल आर अब बाई क्या, डेल टी, अच्छा इज इक्वल टू प्लस डेल पी बाई क्या, डेल टी। याद रखिएगा ये आपका बेसिक फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्शंस, वो भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस का। अब यहाँ पे दो टर्म्स आएगा, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस और एक क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। तो बताओ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस माइनस डेल आर बाई डेल टी इक्वल टू क्या होगा, प्लस डेल पी बाई डेल टी। सिर्फ नेगेटिव साइड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि टाइम के साथ आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो वही चीज है रेट ऑफ रिएक्शंस इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल आर बाई डेल टी इक्वल टू क्या, प्लस डेल पी बाई डेल टी, प्लस डेल पी बाई डेल टी। नेगेटिव साइड इस बात को इंडिकेट कर रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करता है, और प्लस पॉजिटिव साइड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपका प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो टाइम के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। और उसी में पूछेगा व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज का मतलब होता है एक टाइम इंटरवल होना चाहिए, उस टाइम इंटरवल पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपसे डेफिनेशन पूछेगा व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शंस इन सर्टेन टाइम इंटरवल आर नोन एज क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। एक बार फिर से व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, द रेट ऑफ रिएक्शंस इन सर्टेन टाइम इंटरवल, एक टाइम गैप होना चाहिए, उस गैप में जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। उसके बाद में क्या है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो इंस्टेंटेनियस के केस में क्या करेंगे, टाइम को लिमिट करेंगे, छोटा करेंगे एक पार्टिकुलर टाइम पे। जैसे मैं कहती है 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे गैपिंग है, लेकिन हम कहें कि 6 सेकंड पे कितना रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस हो गया। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब एट पार्टिकुलर टाइम पे, एट पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक बार फिर से व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट of reactions in certain time interval are known as क्या, average rate of reactions। और उसका फार्मूला क्या होगा, ये average rate of reactions का फार्मूला है माइनस डेल आर बाई डेल टी इक्वल टू क्या, प्लस डेल पी बाई डेल टी। लेकिन वही चीज अगर पूछेगा है ना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस, तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो गया, एवरेज, और एक रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शंस एट ए पार्टिकुलर सर्टेन टाइम, सर्टेन इंस्टेंट आर नोन एज क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस में वो टाइम गैपिंग क्या होता है, बिल्कुल जीरो को टेंड्स करता है। दैट मींस इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो माइनस डेल आर बाई क्या, डेल टी इज इक्वल टू, चाहे ऐसे लिख सकते हैं लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो प्लस डेल पी बाई क्या, डेल टी। और इसको हम जब लिमिट लगाते तो डिफरेंशिएशन आ जाता है, तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस डी पी बाई डी टी। ये रहा आपका क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस का फॉर्मूला। बात वही है, यहाँ पे ज्यादा गैप के लिए, यहाँ पे क्या है, छोटा गैप के लिए, बात दोनों क्या है, सेम है। चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है जी, हेलो, यहां तक समझ में आया, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, एकदम आराम से सुनते चलो। बस ये संडे का जो क्लास है बिल्कुल रिवीजन है ना, तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है भाई, चाहे जो भी हो जाए, ऑर्गेनिक रहे, इनऑर्गेनिक रहे, फिजिकल रहे, है ना, तो संडे को टोटली हम एनर्जी हम लगा देंगे, है ना। बस हाँ, एक चैप्टर बिल्कुल खत्म भी होगा, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, है ना, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं। चलो अब यहाँ पे देखो यूनिट, यूनिट क्या होगा समझिएगा पहले। देखिए यूनिट जो होगा वह क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शंस बाई क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस का जो यूनिट होगा ऊपर में क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट।
अब नीचे में क्या है भाई, टाइम है। तो अब आप समझिएगा पहले, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोलारिटी। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोलारिटी। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोलारिटी, और मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है, मोल पर लीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी। क्या बोलते हैं, मोलारिटी। तो अब बताओ यूनिट क्या होगा भाई, मोल लीटर इनवर्स। तो ये क्या हो गया, किसका यूनिट, कॉन्सेंट्रेशन। क्यों, क्योंकि ऊपर में रेट ऑफ रिएक्शंस में ऊपर क्या रहता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलारिटी। अब मोलारिटी का मतलब क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। अब बताओ नीचे में क्या होगा भाई, टाइम जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, मोल लीटर इनवर्स, और ये क्या होगा, टाइम इनवर्स। आपसे कोई भी पूछेगा बताइए रेट ऑफ रिएक्शंस का यूनिट क्या होगा, तो मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। तो ये क्या क्या हो सकता है बताओ, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, मोल पर लीटर आवर इनवर्स। ये किसका यूनिट है आपका, रेट ऑफ रिएक्शंस का। किसका है, रेट ऑफ रिएक्शंस का क्या है आपका, ये यूनिट है। अब बताओ, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिएगा मेन कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा, पर जिसपे आपका बेस्ट क्वेश्चन है, समझिएगा पहले इसको थोड़ा सा गौर से थोड़ा सा समझिएगा। मान लो कि कोई रिएक्शन है अल्फा ए प्लस बीटा बी, ये देता क्या है, गामा सी अब प्लस डेल्टा डी। समझिएगा पहले, तो इस केस में याद रखना रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है लिखने के लिए, तो समझिएगा पहले रेट ऑफ रिएक्शंस प्रत्येक के टर्म में आप लिख सकते हैं, या तो कॉन्सेंट्रेशन इसका चेंज कर सकता है, या बी का चेंज कर सकता है, या सी का चेंज कर सकता है, या डी का चेंज कर सकता है। तो एक बात बताइए, रेट ऑफ रिएक्शंस अगर ए के रिस्पेक्ट में पूछे तो सुनिएगा पहले, जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब है 2 अगर मल्टीप्लाई हो तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 होगा। तो अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शंस इक्वल टू क्या होगा, 1/अल्फा, 1/अल्फा। हम क्या कहें, जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका हम लोग क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। अब बताओ ये क्या है, ए रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट में आपका कॉन्सेंट्रेशन उसका डिक्रीज करता है, मतलब यहाँ पे माइनस टर्म यूज होगा। तो क्या होगा भाई, माइनस dA बाई क्या होगा, dt, माइनस dA बाई क्या होगा, dt। उसी प्रकार बताइए आपका b के टर्म में तो क्या होगा, 1 बाई क्या, बीटा, 1 बाई बीटा। अब क्या होगा भाई, माइनस dB बाई क्या, dt, माइनस dB बाई क्या, dt इज इक्वल टू, अब बताओ c का बताओ तो क्या होगा, 1 बाई गामा, 1 बाई गामा। यहाँ पे क्या होगा भाई, प्लस dc बाई क्या होगा, dt, प्लस dc बाई क्या, dt। अब बताओ डेल्टा में बताओ 1 बाई क्या होगा, डेल्टा, अब प्लस dd बाई क्या, dt। आपसे पूछेगा सर यहाँ प्लस क्यों है, यहाँ पे प्लस इसलिए है क्योंकि ये प्रोडक्ट का पार्ट है और ये किसका पार्ट है, रिएक्टेंट का पार्ट है। कोएफिशिएंट जो रेट ऑफ रिएक्शंस है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या रखिएगा, रेसिप्रोकल। 1/अल्फा माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू 1/bt माइनस dB बाई क्या होगा, dt इज इक्वल टू 1/गामा प्लस dC बाई dt इज इक्वल टू 1/डेल्टा इनटू क्या होगा, प्लस dd बाई क्या होगा, dd। ये रहा। अब देखिए आपसे पूछेगा बताओ माइनस dA बाई dt को क्या कहेंगे, तो आप बताओ रिएक्टेंट टाइम के साथ खर्च होता है, और खर्च के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिसएपिडेंस। क्या यूज करते हैं, डिसएपिडेंस। और कोई चीज अगर टाइम के साथ क्या हो, बढ़े, वो बने, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एपिडेंस। जो चीज बन रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एपिडेंस। क्या यूज करेंगे, एपिडेंस। आपसे कोई पूछेगा बताइए इसमें माइनस dA बाई dt क्या है, तो रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ A। माइनस dA बाई dt क्या है आपका, रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ A। माइनस dB बाई dt क्या है, रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ क्या है, B है। और आपका प्लस dC बाई dt क्या है, आपका रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ क्या है, C है। और dd बाई dt क्या है आपका, रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ क्या है, D है। चलिए इसमें बेसिक क्वेश्चंस, एकदम बेसिक क्वेश्चंस, ताकि आपके एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चंस आपसे आसानी से क्या हो जाए, बन जाए। देखिए समझिएगा पहले, मान लो कि कोई आपका ये है N2 NH3 टू NH3 कन्वर्ट होता है आपका किसमें, N2 प्लस 3H2। चलो ये है, मान लो, चलो ठीक है, ये टूट रहा है। स्टार्टिंग में देखिए t इक्वल टू 0 पे मान लो, सॉरी ये आपका, हाँ ठीक, t इक्वल टू 0 पे समझिएगा पहले, ये अभी था आपका 5m। ऐसे भी जानता है भाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब m, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, समझिएगा पहले। स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन 5m, और कुछ टाइम के बाद यहाँ जो बचता है वो कितना हो जाता है, मान लो कि t इक्वल टू कितना लगता है, 5 सेकेंड।
5 सेकंड के बाद यहाँ पे जो बचता है 3m बचता है। कितना बचता है? 3m बचता है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज, क्या क्या क्वेश्चन राइज कर सकता है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? पहला क्वेश्चन व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2, व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या H2, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो समझिएगा पहले, अगर 5 से 3 में गया है, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। दो काम कीजिए, सबसे पहला सुनो पहले रेट ऑफ रिएक्शंस का अभी हम बताएं, सबसे पहले एस्टिमेटिक कोएफिशिएंट देखते हैं। तो भाई किससे हम तुलना कर रहे हैं? भाई अमोनिया के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, तो अब बताइए अमोनिया के बगल में कितना है 2, और 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2। यहां तक में तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब सुनो पहले, दो काम करो, या तो तुम ज्यादा में से कम को घटा दो, ये कर दो, और नहीं तो एकदम बाय स्टेप फॉर्मूला बताओ। माइनस के बाद क्या करते हैं बताओ? माइनस लगाते, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म में ले रहे हैं। तो अब बताओ फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा भाई? 3 - 5 डिवाइडेड बाय, अब बताओ टाइम इंटरवल बताओ, टाइम इंटरवल कितना है जी? अरे टाइम इंटरवल कितना है जी? टाइम इंटरवल, टाइम कितना लगा भाई? 5 से 0 कितना? 5 सेकेंड। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 1/2 इनटू कितना होगा भाई? ये 5 में से 3 गया 2, तो 2 बाई कितना 5, दैट मीन्स 1/5 तो आया। और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स, और क्या होगा सेकेंड इनवर्स। तो ये रहा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन क्वेश्चंस में और ट्विस्ट ला सकता है, आपसे पूछेगा व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, ये भी पूछ सकता है। व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2, ये भी पूछ सकता है ना। तो यही चीज है, तो आपसे जो पूछे उतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकल चुका है, रेट ऑफ रिएक्शन निकल चुका है। तो आप डायरेक्ट इसका रेट ऑफ रिएक्शंस का तुलना आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, और इससे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में जिस तरह का डिमांड होगा उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे उसकी तरफ। चलिए हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या H2। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहां से क्या क्या लिख सकते हैं बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/2 इनटू माइनस DNH3/dt इज इक्वल टू कितना 1/1 into minus DN2/DH3 1/3 into DH2/DH। तो जरूरत किसका है बताओ? इसका है। रेट ऑफ रिएक्शंस का डायरेक्ट कंपैरिजन इससे करेंगे। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 1/3 प्लस DH2 क्या हो जाएगा DT। और आपसे पूछ यही रहा है, ये मल्टीप्लाई करना होगा। तो बताओ DH2/dt इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू क्या रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या है निकला हुआ है, आसानी से क्या हो जाएगा फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि है ना ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब हम डायरेक्ट हम लोग आते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए भाई जिसको मान लीजिए रिवीजन में दिक्कत भी होगा, आवाज भी क्लियर नहीं होगा, तो उसके लिए आपका है ना लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, तो बिल्कुल आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए है ना। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएगा, जिसको लगता है कि फिर से रिवाइज करना चाहते हैं है ना, वो रिवाइज भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है रेट लॉ एक्सप्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इसको गौर से देखिएगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन डायरेक्ट पूछ लेगा, एक्सप्रेशन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ऑडियो को बिल्कुल सब ऑफ कर ले है ना, ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो। व्हाट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले चीज ये कि आप इसको बिल्कुल 2 बार 3 बार आप अपने मन में ही है ना इसको डेफिनेशंस को रट ले भी है ना, हम ऐसे बता भी दे रहे हैं, इसको समझ भी लीजिए है ना। व्हाट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना, व्हाट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन तो समझिएगा पहले। एक है ना वी कंसीडर जनरल रिएक्शंस अल्फा ए प्लस बीटा बी, ये मान लो देता क्या है प्रोडक्ट, क्या देता है आपका प्रोडक्ट। तो सुनिएगा पहले, अब जो है ना तो व्हाट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन यह एक तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है भैया?
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और वैसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना जिसमें आपका जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ना प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच रिएक्टिंग टर्म्स आर रेज्ड बाय सम पावर्स एंड दैट पावर्स है ना मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वह स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और चाहे नहीं भी हो सकता है। कोएफिशिएंट है ना, आपसे कोई भी पूछेगा व्हाट इज रेट लॉ एक्सप्रेशंस, व्हाट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो एक तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और वैसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वह क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ना। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ concentrations of क्या reactant and these reactant each reacting terms are raised by some powers and that powers may or may not be equal to stoichiometric coefficient। मतलब मेरा कहने का मतलब है इस केस में अगर रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना चाहते हैं तो हम क्या बताएं, बताओ रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ एक्सप्रेशन क्या करता है, जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे गुना होगा भाई है ना। तो बताओ कौन कौन सा रिएक्टेंट में बताइए कौन कौन है, बताओ ए है और क्या है बी है, तो ए के पावर एक्स और बी पे पावर क्या होगा वाई, बी पे पावर क्या वाई, हो सके ये x अल्फा के इक्वल हो भी सकता है चाहे नहीं भी हो सकता है, y बीटा के इक्वल हो भी सकता है चाहे नहीं भी हो सकता है। देखिए फिर से है ना, व्हाट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, व्हाट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इन व्हिच द रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ ईच रिएक्टिंग द कंसंट्रेशंस ऑफ ईच टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड their power are raised by some number and that numbers may or may not be equal to stoichiometric coefficient, या stoichiometric coefficient के इक्वल हो भी सकता है चाहे नहीं भी हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा जैसे क्या आएगा रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू क्या होगा, इसके बदले एक कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे क्या होगा a टू द पावर x और b पे पावर क्या हो जाएगा y। ये काफी आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है ना। रेट ऑफ रिएक्शंस इक्वल टू क्या होगा k a टू द पावर x b पे पावर क्या है y और यहाँ पे k को क्या बोलते हैं भाई, k को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे भाई रेट कांस्टेंट, और ये सिर्फ ओनली डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर। ये जो रेट कांस्टेंट है सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, टेंपरेचर पे। और यहाँ पे x क्या है, x है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस विद रेस्पेक्ट टू x, y क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू b। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा x प्लस y, क्या होगा x प्लस y, क्या होगा x प्लस y। तो आपका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है यही है आपका रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा k a पे पावर x और b पे पावर क्या होगा y है ना। और k क्या है आपका रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर, a क्या है कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट a, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट b, x क्या है बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू A, y is the order of reactions with respect to क्या B, ओवरऑल ऑर्डर अगर आपसे पूछे तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा x प्लस y, क्या होगा x प्लस y। अब एक एक करके हम एक और डेफिनेशन, इसका भी डेफिनेशन पढ़ना चाहेंगे और इसका भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है और रेट कांस्टेंट क्या होता है, दोनों का डेफिनेशन भी। तो हम उम्मीद करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन सबको समझ में आया होगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, यह एक तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ ईच रिएक्टेंट terms and their each terms of concentrations are raised by some powers and these powers may or may not be equal to stoichiometric coefficient। वो जो पावर है वह stoichiometric coefficient के इक्वल हो भी सकता है चाहे नहीं भी हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशंस के बाद रेट कांस्टेंट क्या होता है। व्हाट इज रेट कांस्टेंट समझिएगा, पहले आप अभी पढ़े जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा क्या होगा भाई k a पे पावर x और b पे पावर y। और जैसा कि पता है a और b आपका क्या है, अगर इसको 1 यूनिट और इसको भी 1 यूनिट, इस केस में k किसके इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शंस के। तो अब बताओ अगर कंसंट्रेशंस ऑफ a कितना है 1m, कंसंट्रेशंस ऑफ b कितना है 1m, अगर ईच रिएक्टिंग टर्म्स क्या हो यूनिट कंसंट्रेशंस का हो तो निश्चित तौर पे इस केस में जो k होगा वह रेट ऑफ रिएक्शंस के क्या होता है इक्वल होता है। तो डिफाइन कैसे करोगे, k क्या है, यह एक तरह का रेट ऑफ रिएक्शंस रिएक्टिंग कॉन्सेंट्रेशंस कितना हो जाए 1 यूनिट हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे रेट कांस्टेंट, क्या बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट कैसे डिफाइन करोगे,
रेट कांस्टेंट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शंस है। द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस व्हेन ईच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग टर्म्स, है ना, विल बिकम्स क्या? यूनिटी, एक यूनिट हो जाए तब उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट। और ये रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है ना? टेम्परेचर पे। ओनली डिपेंड्स अपॉन क्या? टेम्परेचर। चलिए रेट कांस्टेंट को भी हम आसानी से क्या कर चुके हैं? समझ चुके हैं। अब आपका क्या है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। एक और टर्म्स पूछता है, क्या है वो? आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा भाई? x + y। क्या होगा? x + y। तो आप कैसे इसको डिफाइन कैसे करिएगा? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस? इट इज द सम ऑफ, है ना, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ ईच टर्म्स ऑफ रिएक्टिंग प्रेजेंट इन क्या? रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रेजेंट जो रिएक्टिंग कॉन्सेंट्रेशंस का जो पावर होगा उसको जब ऐड कर दिया जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। चलो इस पे एक बेसिक क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही उठाते हैं हम, है ना, वहां से आपको पता चल जाएगा। चलिए एक हम देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू k, A पे पावर क्या होगा? 3/2 और B पे पावर क्या हो जाएगा? -1 क्या होगा? 2 होगा। अगर आपसे पूछेगा ये आपको दिया रहेगा व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू A, तो 3/2। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शंस विद what is the order of reactions with respect to A? 3/2। what is the order of reactions with respect to B? तो क्या होगा? -1/2। what is the overall order of reactions? तो दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो overall order of reactions कितना हो जाएगा भाई? 3/2 - 1/2 प्लस 1/2 मतलब -1/2, है ना, मतलब क्या हो जाएगा भाई? है ना, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको तीनों टर्म समझ में आएगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, इस टर्म्स को आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं रेट कांस्टेंट के का यूनिट पे। तो अभी जैसा कि आपको पता चला कि हो सके आपका एक जनरल एक रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं जो कितना ऑर्डर का है? nth ऑर्डर का है। nth ऑर्डर का भी रिएक्शन हो सकता है। तो nth ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा बताओ? रेट ऑफ रिएक्शंस इक्वल टू k, ये r का मतलब रिएक्टिंग टर्म और पावर क्या है? n, जहां पे n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो अब बताइए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस इक्वल टू k, r की पावर क्या होगा? n होगा। तो k इक्वल टू कितना होगा? कोई बता सकता है? रेट ऑफ रिएक्शन आर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ r पे पावर क्या? n। अब इसका जनरलाइज्ड फार्मूला समझिएगा। पहले रेट ऑफ रिएक्शंस का यूनिट हम आपको बता चुके हैं, वो क्या होता है भाई? मोल, लीटर इनवर्स और क्या होगा भाई? टाइम इनवर्स। और नीचे में आपका ये क्या है? बॉक्स आर का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, है ना, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोलारिटी, और मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। यहाँ पे क्या होगा भाई? मोल पर लीटर पे पावर क्या हो जाएगा? 1। और यहाँ पे क्या है? मोल पर लीटर पे पावर 1 है। और आपको ऐसे ही पता है a पे पावर n बाई a पे पावर n इक्वल टू a टू द पावर क्या होता है? m माइनस n। क्या होता है? m माइनस n। तो आप बताइए इसको अगर हम किया जाए तो क्या होगा भाई? मोल, देखिए यहाँ पे पहले मोल लीटर इनवर्स पे पावर क्या हो जाएगा? 1 माइनस m। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइम इनवर्स। क्या होगा? टाइम इनवर्स। अब बताइए ये जनरल फार्मूला है आपका, है ना, क्या निकालने के लिए? रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने के लिए। तो अब बताइए, अब यहां से हम एक जनरलाइज्ड फार्मूला हम निकाल चुके हैं आप लोगों के लिए। रेट ऑफ रिएक्शंस के का जो यूनिट होगा, के का जो यूनिट होगा वो किसका यूनिट होगा बताओ? मोल लीटर इनवर्स पे पावर 1 माइनस n। और यहाँ पे क्या होगा? टाइम इनवर्स। आपसे हम सभी रिएक्शंस का जनरली आप लोगों को जो पढ़ना है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस और सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है। तो बताइए आप फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए n का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 0। कितना पुट करेंगे? 0। n का वैल्यू जैसे 0 पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे 1 माइनस 0 का वैल्यू 1 होगा। अब इस केस में जो k का यूनिट होगा, k का यूनिट होगा कितना हो जाएगा भाई? मोल लीटर इनवर्स और क्या होगा? टाइम इनवर्स। दैट मींस मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। किसका यूनिट भाई? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स किसका यूनिट होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। मोल लीटर इनवर्स आवर्स इनवर्स किसका यूनिट? आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में k का यूनिट होगा। किसका यूनिट होगा? k का यूनिट होगा। k मतलब क्या? रेट कांस्टेंट। अब आप निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या आएगा? आपका टाइम इनवर्स आएगा, सबको पता होगा, है ना। चलिए भाई फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए n का वैल्यू कितना होगा? 1। n का वैल्यू कितना होगा? 1। n का वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कीजिए, तो 1 पुट कीजिएगा तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। और किसी का भी पावर 0 क्या होता है?
1 होता है, दैट मीन्स टाइम इनवर्स। क्या हो जाएगा भाई? टाइम इनवर्स। याद रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, एयर इनवर्स अगर ये दिया है, इसका मतलब कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस का यूनिट क्या होगा वो आप अपने से कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके जीरो ऑर्डर रिएक्शंस और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, है ना, तो इससे पहले डिफरेंशियल पर आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ रहे होगे, तो उसमें डिफरेंशियल यूज होता है, एक में इंटीग्रल यूज होता है। चलो भाई, है ना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना, पूछता है, देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन ये रिलेशंस बताता है टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। आपसे कोई भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन का मतलब है टाइम के साथ, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन के रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशंस को रिलेट करता है, उसके बीच में रिलेशनशिप बताता है ना, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए, है ना, ये डिफरेंट रिजल्ट भी होगा, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशंस। इसमें मेन है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, है ना, वो क्या रिलेशनशिप आएगा, क्या फॉर्मूला बैठेगा, उस पर आपका बहुत सारे डिफरेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट उस पर क्वेश्चंस भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशंस को पढ़ने से पहले एक डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये वाला फॉर्मूला तुमको याद रखना होगा, माइनस dr/dt इज इक्वल टू nth ऑर्डर के लिए क्या होगा? kr⁻n। जितना भी गेम है इसी पे है, समझिएगा पहले। अच्छा, आप कहिए कि सर आप तो रेट ऑफ रिएक्शंस के kr⁻n लिखते थे, लेकिन ये क्या कर दिया आप, है ना, तो आप डायरेक्ट बोल लीजिएगा, यहाँ पे हम ये बोलना चाहेंगे कि माइनस dr/dt भी क्या है? अरे रेट ऑफ रिएक्शंस ही है तो भाई माइनस dr/dt। हम तो आपको बताते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस रिएक्टेंट की टर्म में क्या लगता है? नेगेटिव लगता है, तो यहाँ पे भी क्या रिएक्टेंट है, तो माइनस dr/dt इक्वल टू क्या होगा? kr⁻n। चलिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझिएगा पहले, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ये जो n का वैल्यू होता है वह कितना होता है? 0 होता है, याद रखिएगा, है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में n का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। और इस केस में n का वैल्यू जैसे 0 होगा, इसमें वैल्यू आप पुट कीजिए तो क्या होगा? माइनस dr/dt इज इक्वल टू kr⁻0। क्या होगा भाई? kr⁻0, और किसी का भी पावर 0 क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। तो इस केस में क्या होगा? माइनस dr/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। याद रखना, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ये रिलेशंस है। किसके पीछे बताओ, ये रेट ऑफ रिएक्शंस कांस्टेंट होता है। तो अगर कोई पूछेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का मतलब है इसका जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वह क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करता। तो चलिए अब उसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम एक्सप्रेशंस बताना चाहते हैं कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट के बीच में और टाइम के बीच में। समझिएगा पहले, यहाँ पे इंटीग्रेट करने से पहले dt को इधर ले जाना चाहेंगे, तो माइनस dr इक्वल टू क्या होगा भाई? माइनस dr इज इक्वल टू क्या होगा? k इंटू dt। अब सुनो, पहले दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे और याद रखना ये टाइम का फंक्शन है और ये रिएक्टेंट का फंक्शन है। तो आप देखिएगा थोड़ा सा गौर से इसको, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। t इक्वल टू 0 पे हम मानते हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? r0 है, और t इक्वल टू t पे ये क्या मानते हैं? rt है। क्या है? rt है। बताओ, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू कितना? r0, और t इक्वल टू t पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा? rt होगा। तो अब बताओ, आपका जो ये लिमिट जाएगा वो कहां से कहां तक? टाइम कहां से कहां जा रहा है? t1 से t2 तक भी ले सकते हैं। अच्छा, 0 से t तक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 0 से कहां तक जाएगा? t तक। और ये आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां आएगा भाई? r0, इनिशियल r0, और फाइनल क्या है आपका? rt। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपसे पूछे dx का इंटीग्रेशन x, dm का इंटीग्रेशन m, dv का इंटीग्रेशन b, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t होगा। तो अब बताइए, समझिएगा पहले, यहाँ पे देखिएगा dr, पहले माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेने के बाद बताइए dr का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? dr का इंटीग्रेशन क्या होगा? r होगा। अब बताओ ये लिमिट कहां से कहां तक लेना है? r0 से लेके कहां तक? rt तक। और इधर इज इक्वल टू k, और dt का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा? dt का इंटीग्रेशन t होगा। कहां से कहां तक? 0 से कहां तक? t तक। 0 से t तक। अब
कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका है, अपर लिमिट पहले रखेंगे, बीच में माइनस, उसके बाद में क्या, लोअर लिमिट। तो क्या होगा भाई, आर टी अब माइनस क्या होगा, आर नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, के, यहाँ पे क्या होगा, टी माइनस 0, तो इज इक्वल टू, अब बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल टू क्या हो गया, के टी। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए टी और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशंस में क्या है, रिलेशन है। क्या है, रिलेशन है। आपसे कोई पूछेगा आर नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर टी क्या है, आर टी क्या है, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। देखो यहाँ पे आर नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर टी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, के क्या है, रेट कांस्टेंट, और टी क्या है आपका, टाइम है, टी क्या है आपका, टाइम है। इसके लिए हाफ लाइफ आपसे पूछ सकता है, हाफ लाइफ क्या होता है बताइए। हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे आपका कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस का आधा हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। क्या बोलेंगे भाई, हाफ लाइफ। एक ऑफिस से व्हाट इज हाफ लाइफ, हाफ लाइफ होता क्या है पहले बताओ जल्दी। हाफ लाइफ का मतलब, हाफ लाइफ को किसे रिप्रेजेंट करेंगे, t1/2 से, है ना, t1/2 से। तो आप बताओ हाफ लाइफ क्या होता है, बताओ व्हाट इज हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होता है बताओ, है ना, द टाइम at which the concentrations of reactants will becomes, है ना, half of the initial concentrations of reactant are known as क्या, half life। तो half life एक ऐसा टाइम है जिस टाइम में आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना के इक्वल हो जाए, टी टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना के इक्वल हो जाएगा, इनिशियल का आधा के इक्वल हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। तो कुछ नहीं, हाफ लाइफ में टी के जगह पे क्या पुट करेंगे, टी हाफ। अब ऐसा नहीं कि t/2 कर देना, टी के नीचे 1/2 लिखना है। अब बताओ, अब यहाँ पे आर टी कितना के इक्वल हो जाएगा, तो आर टी इक्वल हो जाएगा कितना के, R0/2 के, R0/2 के। अब बताओ इसमें वैल्यू रखो, तो R0 का R0 माइनस आर टी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, R0/2 कितना हो जाएगा, R0/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इंटू टी हाफ, K इंटू टी हाफ। अब बताओ एक में से आधा घटाओ तो कितना हो जाएगा, आधा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, R0/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K टी हाफ। क्या हो जाएगा, K टी हाफ। और टी हाफ इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, है ना, टी हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, R0 अब बाई क्या हो जाएगा, 2K, R0/2K। तो अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शंस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। एक बार फिर से आपसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट था वो क्या क्या था, बताइए जल्दी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या क्या था जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, समझिएगा पहले। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था, यहाँ पे क्या है बताओ, R0 माइनस, बताओ R0 माइनस RT इक्वल टू KT। पहला एक्सप्रेशन ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए पहली बात। चलो दूसरी बात, ये टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है बताओ, R0/2K। क्या होता है भाई, R0 क्या होता है 2K, R0 क्या होता है 2K, R0 क्या होता है 2K, है ना, R0/2K। अब बताओ एक बताओ, इस केस में रेट ऑफ रिएक्शंस कितना होता है बताओ, माइनस dr जो dt होता है वह कांस्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि r पे पावर 0 होता है। तो याद रखना, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अगर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए किसके किसके बीच में, रेट ऑफ रिएक्शंस के बीच में और किसके बीच में, टाइम के बीच में, और कौन सा ऑर्डर रिएक्शंस है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, तो निश्चित तौर पे रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट मींस कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम के पैरेलल। इसका मतलब है कि कहीं भी आपका रेट ऑफ रिएक्शंस ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट है। ये वाला वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो चलिए ये रहा हम लोग का कौन सा रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। कौन सा रिएक्शंस भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। समझिएगा पहले, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हेडिंग लगाएंगे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, समझिएगा पहले, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है ना, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर रेस्ट बाय क्या, 1। दैट मींस इस केस में जो माइनस dr/dt लिखेंगे, समझिएगा पहले, माइनस dr/dt जो लिखेंगे, k r पे पावर n की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो इसको आगे जुगाड़ लगाएंगे, r के साथ r को रखना चाहते हैं तो क्या होगा भाई, माइनस dr/r
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के डी टी। अब बात वही हो गई इंटीग्रेशन वाली बात। तो अब बताइए ये टाइम का फंक्शन है, टाइम कहां से कहां निकालते हैं बताओ, 0 से t तक। तो यहाँ पे कहां से कहां जाएंगे बताओ, 0 से t तक। अब बताओ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां निकलेंगे भाई, R0 से RT। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा R0 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा RT। एक बात याद रखिएगा 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वह ln x होता है। क्या होता है 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है ln x। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है ln x। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है ln x। लेकिन दिक्कत है यहाँ पे क्या है 1/r है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा ln r। और ये लिमिट कहां से कहां तक जाना है R0 से लेके कहां तक RT तक इज इक्वल टू यहाँ पे k dt का इंटीग्रेशन t और 0 से t तक लेंगे तो क्या हो जाएगा kt के इक्वल हो जाएगा। चलिए भाई माइनस कॉमन लीजिएगा। अब बताओ इसका सॉल्व करने का तरीका है, पहले अपर लिमिट बीच में माइनस, उसके बाद में क्या लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा भाई ln RT माइनस क्या हो जाएगा ln RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kt। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kt। अब चलिए आगे आते हैं, अब उसको माइनस को हम ब्रेक करेंगे है ना, माइनस को सॉल्व करेंगे अंदर ले आकर के। तो क्या हो जाएगा बताओ माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा बताओ ln R0 माइनस ln RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kt। अब बताओ log a माइनस log b इज इक्वल टू क्या होता है log a बाई b। तो क्या होगा भाई ln R0 बाई क्या हो जाएगा RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kt। इक्वल टू क्या होगा kt। याद रखिएगा ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताओ क्या होगा 2.303 क्या होगा भाई log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा R0, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kt। ये वाला फॉर्मूला काफी आप लोगों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स आने का सबसे ज्यादा संभावना इसी से है ना। तो याद रखिएगा इस फॉर्मूला को 2.303 log R0 by RT इक्वल टू क्या होता है KT। आपको यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस बताते हैं। R0 क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, RT क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, आपका K क्या है रेट कांस्टेंट और T आपका क्या है टाइम है। T आपका क्या है टाइम है। चलिए जब इस फॉर्मूला को बिल्कुल आप याद रखें और क्वेश्चन पे कैसे अटैक करेंगे इसका सिंपल जनरल प्रोसीड्यूर बताएंगे। उसके बाद आप एनसीईआरटी का क्वेश्चंस आप बनाएंगे, एकदम खटाखट आपसे क्वेश्चंस बनते हुए जाएगा। चलिए देखिएगा थोड़ा सा इसको और इसको क्लियर कर देंगे। चलिए देखिएगा अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा समझिएगा। पहले जैसे मैं कहेगा कोई एक रिएक्शन है, कोई रिएक्शन हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है ना, और कह रहा है ये कि 80% कंप्लीट होता है रिएक्शन। कितना कंप्लीट होता है 80%। तो आप बताइए कि 80% रिएक्शंस को कंप्लीट होने में 10 सेकेंड लगता है। तो आप बताइए कि के का वैल्यू रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। समझिएगा पहले आपसे क्वेश्चंस में कहेगा कि कोई एक ऐसा रिएक्शन है जिसको 80% कंप्लीट होने में कितना सेकंड लगता है 10 सेकंड, तो उसके लिए के का वैल्यू बताया। तो अब सुनिएगा पहले परसेंटेज का मतलब 100, आप स्टार्टिंग में 100 मानिए। तो चलिए t इक्वल टू 0 पे हम लोग माने क्या है 100, कितना है 100 है। अब बताओ जो इनिशियल होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं R0 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं R0 से। अब बताओ 80% कंप्लीट होने का मतलब है कि रिएक्टेंट बच कितना गया 80 कंप्लीट हुआ तो बच कितना गया 20, मतलब 100 में से 80। बताओ 100 में से 80 चला गया तो बच कितना गया भाई t इक्वल टू 10 सेकेंड पे आपका जो अमाउंट बच जाएगा वह कितना होगा 20m। कितना हो जाएगा 20m और ये कितना के इक्वल होगा RT के इक्वल होगा। और अब फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए। टाइम गैप कितना दिया है 10 माइनस 0 कितना 10। अच्छा ये भी हो सकता है, बच्चा कंफ्यूज करता है। चलिए ये 5 सेकेंड में ये 10 सेकेंड में, तो अब यहाँ पे t के लिए हम लोग क्या निकालेंगे डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे डिफरेंस। अगर यहाँ पे 5 सेकेंड रहता यहाँ पे 10 सेकेंड रहता तो 10 में से 5 को क्या कर देते घटा देते। तो अब बताओ अब जो डिफरेंस है यहाँ पे 0 स्पेशल केस मान लिए तो 10 माइनस 0 कितना 10 का t कितना होगा 10 सेकेंड। अब बताओ R0 कितना है 100, RT कितना है 20। अब आप आसानी से क्या निकालेंगे k निकालेंगे। तो अभी बताओ यहाँ से k बताओ तो k इक्वल टू बताओ अगर t इधर जाएगा तो डिवाइड होगा तो कितना होगा 2.303 और t कितना है
10 log ऊपर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और नीचे में आपका कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, तो कितना हो जाएगा भाई, इनिशियल कितना है 100 और डिवाइडेड बाई फाइनल 20, इससे ये कट गया, 2 5 जा, सबको पता है log 1 से log 10 तक का वैल्यू सबको पता है, वो आप क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए हाफ लाइफ, जो बहुत ज्यादा पूछता है। हाफ लाइफ समझिएगा पहले, हाफ लाइफ होता क्या है सबको पता है, अभी फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 2.303 लॉग ऊपर में क्या r0 नीचे में क्या RT इज इक्वल टू क्या होता है KT। बताइए हाफ लाइफ कहते किसको है, वैसा टाइम जिस टाइम पे आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के लिए बताइए टी की जगह पे क्या पुट करेंगे, टी हाफ। क्या पुट करेंगे, टी हाफ। और यहाँ पे RT जो होगा वो कितना के इक्वल हो जाएगा, R0/2 के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू आप इसमें आसानी से पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा बताओ, K का K और T की जगह पे T हाफ इज इक्वल टू 2.303 लॉग R0 में तो कोई चेंज नहीं करना है, RT किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, R0/2 से, तो इससे ही क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बताओ T हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303, अब बाई क्या होगा K, बाई क्या होगा K इनटू लॉग क्या हो जाएगा 2, और लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3, कितना होता है 0.3, और 0.3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 0.693, तो टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 और डिवाइडेड बाई क्या होता है K, तो टी हाफ इक्वल टू क्या होगा 0.693 अब बाई क्या K। ये काफी आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट है। तो आपसे कोई भी पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का डेरिवेशन से फॉर्मूला आपको याद करना है, क्या है बताओ, KT इक्वल टू 2.303 क्या होगा भाई, है ना, KT इक्वल टू 2.303, अब क्या होगा लॉग R0 बाई क्या RT, लॉग R0 बाई RT, और दूसरा फॉर्मूला हाफ लाइफ का, है ना, हाफ लाइफ जो इसका होगा 0.693 और डिवाइडेड बाई क्या K। चलिए यहां तक आपका क्लियर हो गया कितना रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए सूडो का मतलब ये होता है झूठा, सूडो का मतलब क्या होता है झूठा, है ना, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, तो वैसा रिएक्शन जो दिखने में क्या लगे, appears to second order but behaves as first order are known as pseudo first order reactions, है ना। ये तभी हो सकता है जब रिएक्टेंट का एक कॉन्सेंट्रेशन, एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दूसरे के टर्म्स में काफी एक्सेसिव अमाउंट में हो, है ना, तब इस केस में जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस है, जो दिखता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, लेकिन एक्चुअली उसका जो बिहेवियर होता है फर्स्ट ऑर्डर जैसा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। क्या बोलेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना, if the concentrations of one reacting species is very high concentrations as compared to another, then in this case second order reactions it behaves as क्या first order reactions are known as क्या pseudo first order reactions। क्या बोलेंगे उसको, pseudo first order reaction। याद रखें, अब जैसे में अगर मान लो ये A है, ये A है प्लस B, A प्लस B ये आपका देता है क्या प्रोडक्ट, क्या देता है भाई प्रोडक्ट। अब चलो इसको हम लिमिटेड अमाउंट में मिले और इसको काफी एक्सेस ले, एक्सेस का मतलब है कि इसके कंपैरिजन में जो इसका वैल्यू है वो काफी 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 क्या हो ज्यादा है। तो इस केस में तुमको दिख क्या रहा है भाई, तो दिख तो ये रहा है कि A पे पावर 1 और B पे पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस 1 + 1 2 बताएंगे, लेकिन 2 नहीं होगा, वह कितना होगा 1 होगा। मतलब इस केस में, है ना, इस केस में एक इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसका वैल्यू लगभग इस दोनों का क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, और कांस्टेंट को हम लोग K डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं K डैश से। मतलब ऐसे हम कर सकते हैं एक तो एक्सेस वाले कॉन्सेंट्रेशंस का जो चेंज होगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इतना नेग्लेक्टेबल होगा कि उसको लगभग हम लोग कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। जैसे में समुद्र से 1 लोटा पानी भी निकाल लोगे तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, है ना। जब एक लिमिटेड अमाउंट में हो, दूसरा काफी एक्सेस अमाउंट में हो, तो ये वाला जो वैल्यू होता है वो क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है। तो K तो बेचारा ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये है, और B भी कांस्टेंट हो गया, तो ये मिलके क्या बना K डैश और इनटू क्या कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ A इज इक्वल टू क्या होता है भाई रेट ऑफ रिएक्शन। और याद रखना ये K डैश किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, K डैश निकालने के लिए क्या करोगे, जो क्वेश्चन में पहले K दिया है
और दो रिएक्टिंग स्पेसीज में जिसका ज्यादा एक्सेस वैल्यू होगा कॉन्सेंट्रेशन का, जो एक्सेस वैल्यू वाला होगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या निकल जाएगा, के डैश। क्या निकल जाएगा, के डैश। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ester. Hydrolysis of an esters are an examples of pseudo first order reactions. Pseudo first order reactions. अब समझिएगा पहले, जैसे में ये आपका CH3COO C2H5 ये आपका ester है। क्या है, ester है। अब हम करेंगे क्या, अब इसको हम करेंगे क्या, हेलो आवाज क्लियर है? चलिए ये H2O है। अब समझिएगा पहले, इसके कंपैरिजन में ये काफी क्या है, एक्सेस है। क्या है, एक्सेस है। प्रोडक्ट क्या होगा ये तुमको भी पता है, CH3COOH ये तो बताने वाले हैं नहीं। C2H5OH ये कैसे बनता है वो रिएक्शन में पढ़ाएंगे। चलो देखो यहाँ पे समझना पहले। तो अब बताओ इसके कंपैरिजन में ये इतना ज्यादा एक्सेस है कि इसको भी मानने की कांस्टेंट आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होना चाहिए बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बताओ। CH3C_O C2H5 ये भी दिख रहा है, H2O दिख रहा है। तुम कहोगे सर पावर 1 सेकेंड ऑर्डर, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको और इसको मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब जो रेट ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे वह क्या होगा, K डैश इनटू क्या, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ CH3COO C2H5। और यहाँ पे K डैश किसके इक्वल है बताओ, K डैश किसके इक्वल कर दिए बताओ। यहाँ पे जो K डैश कर दिए है कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ H2O और पुराने वाले K के मल्टीप्लिकेशन की क्या है, इक्वल हो गया। अब जैसे ही ये K डैश निकला तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जीरो ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए भी क्या है, हाफ लाइफ। वीडियो ऑडियो दोनों रुक गया, अरे हेलो क्या, अब ठीक है ना। सुनो पहले, तो K डैश जो लिखोगे, K डैश कैसे निकालोगे, देखो क्वेश्चन में से कैसे निकालोगे। आपको क्वेश्चन में पहले से K दिया रहेगा और दो का कॉन्सेंट्रेशन में जिसका वैल्यू ज्यादा होगा दोनों को मल्टीप्लाई करो, किससे, जिसका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन दिया है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, K से। तो क्या निकलेगा, K डैश। और जैसे K डैश निकला वहां से तुम दोनों फार्मूला अप्लाई कर सकते। कौन कौन फार्मूला है भाई, दो फार्मूला, एक हाफ लाइफ का, तो हाफ लाइफ का सूडो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या होगा भाई 0.693 डिवाइडेड बाय K डैश। और K डैश कैसे निकालते हैं अभी बताएं, क्या करोगे भाई, क्वेश्चन में K दिया रहेगा और कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ किसका, कौन सा रिएक्टिंग स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन लेना है, जो एक्सेस अमाउंट में है। कौन सा अमाउंट में है भाई, एक्सेस अमाउंट में है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आया होगा। अब चलिएगा, अब लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, आर्हेनियस इक्वेशंस। थोड़ा सा आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन। चलिए आर्हेनियस इक्वेशंस याद रखिए, K इक्वल टू AE पे पावर माइनस EA बाई RT को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं भाई, आर्हेनियस इक्वेशन। एक बार फिर से बताओ, व्हाट द आर्हेनियस इक्वेशंस, द इक्वेशंस K इक्वल टू AE पे पावर माइनस EA बाई RT इक्वल टू क्या उसको बोलते हैं, आर्हेनियस इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। अब समझिएगा पहले, ये K क्या है, रेट कांस्टेंट। K क्या है आपका, रेट कांस्टेंट है ना। हाँ सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है ना, यहाँ तक जो भी पढ़ाई वहीं तक रहेगा है ना। अब आगे जो स्टेट बोर्ड है हो सके उसमें भी बहुत सारा पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है ना, तो मे बी ये शायद नहीं भी हो सकता है ना। अभी तक जो भी पढ़ा है वहीं तक रहेगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है ना। जहाँ तक है जितना एक्स्ट्रा खिंचा पाता है 5 से 10 मिनट और हम खींच देते हैं है ना। और इस ईयर के लिए सिलेबस आपका यही रहेगा। चलिए K इक्वल टू AE पे पावर माइनस EA बाई RT को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। K क्या है आपसे कोई भी पूछेगा, व्हाट इज K, K क्या है, रेट कांस्टेंट, A क्या है फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स, E क्या है कांस्टेंट, EA क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और याद रखना इस केस में जो R का वैल्यू रखेंगे वो कितना होगा, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। देखो R का वैल्यू एक और वैल्यू होता है 0.0821, लेकिन ये एनर्जी का टर्म है, तो एनर्जी के केस में आपका जो R का जो वैल्यू लेते हो कितना होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। और T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। आपसे कोई पूछेगा बताइए आर्हेनियस इक्वेशंस क्या होता है, K इक्वल टू AE पे पावर माइनस EA बाई RT, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं भाई, आर्हेनियस इक्वेशंस। अब सुनो पहले, अब आर्हेनियस इक्वेशन में आपका सबसे पहले चीज है कि जो आपका K और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, टेम्परेचर पे कैसे ये डिपेंड करता है, कौन, रेट कांस्टेंट। क्या होता है, रेट कांस्टेंट। तो हम लोग एज्यूम करते हैं, मान लो कि एक टेम्परेचर आपका T1 है, T1 पे आपका K1 है, T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है, तो इस केस में आपका जो आर्हेनियस इक्वेशन लिखाएगा क्या लिखाएगा बताओ, K1 इज इक्वल टू A
ई पे पावर माइनस ई ए, अब आई क्या होगा RT1। अब दोनों तरफ ln लेंगे, याद रखना लॉग नहीं लेंगे, ln लेंगे। क्यों ln लेंगे? तो ln का मतलब होता है लॉग का बेस e, तो लॉग का बेस e इसलिए लिए ताकि यहाँ पे e है, क्या है e है, तो दोनों तरफ we take ना ln ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा भाई ln k1 इज इक्वल टू क्या होगा भाई ln a e पे पावर क्या हो जाएगा माइनस ई ए बाई क्या RT1। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा ln k1 इज इक्वल टू, अब बताओ log a इंटू बी क्या होता है log a प्लस log b, तो क्या होगा ln a अब प्लस क्या होगा भाई ln e पे पावर क्या होगा माइनस ई ए बाई RT1, और आपको पता है ये क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ से ln k1 क्या होगा बताओ जल्दी, ln k1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ln a अब प्लस ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ई ए बाई क्या हो जाएगा RT1, माइनस ई ए बाई क्या RT1। अब उसी प्रकार सिमिलरली ln k2 इक्वल टू क्या होगा बताओ जल्दी ln a माइनस ई ए बाई क्या आ जाएगा RT2। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन क्या मान ले 2 माने, आप लोग T2 को T1 से क्या माने बड़ा माने, T2 को क्या माने T1 से बड़ा, T2 का टेम्परेचर ज्यादा है, T1 का टेम्परेचर क्या है कम है। अब हम लोग इक्वेशन 2 में से एक को क्या कर देते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो सब्सट्रैक्ट डूइंग इक्वेशन 2 माइनस क्या 1 एंड वी गेट क्या होगा बताओ ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाओ, तो घटाओगे तो क्या होगा भाई इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ इसमें से इसको घटाया इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, वो करके देख लोगे क्या होगा भाई ई ए बाई RT1 अब प्लस ई ए बाई RT1 अब माइनस क्या होगा ई ए बाई क्या RT2, ln a log a माइनस log b क्या होता है log a बाई क्या b, तो log ln k2 बाई k1 इक्वल टू, यहाँ से कॉमन क्या होगा ई ए बाई आर कॉमन होगा और यहाँ पे क्या आएगा 1 बाई T1 माइनस क्या हो जाएगा 1 बाई T2, ln को log में चेंज करने के लिए 2.303 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई 2.303 क्या हो जाएगा log k2 बाई क्या k1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, है ना, ये एक काम करो 2.303 को इधर ला देते हो तो क्या हो जाएगा भाई ई ए डिवाइडेड बाई क्या होगा 2.303 इंटू क्या होगा 1 बाई T1 माइनस 1 बाई क्या होगा T2। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, है ना। ये K2 क्या है, K2 है रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2, K1 क्या है रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर क्या है T1 है। तो चलिए यहाँ तक आपके लिए काफ़ी है। अब आपका बचा हुआ है खूब ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछ सकता है व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो व्हाट एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसा मिनिमम एनर्जी है ताकि, है ना, ऐसा सॉरी मिनिमम एनर्जी नहीं है, है ना, द एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट आर नोन एज क्या एक्टिवेशन एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको कहते हैं, वैसा एनर्जी, है ना, वैसा मिनिमम एनर्जी ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है इतना कम से कम एनर्जी होगा तभी आपका रिएक्टेंट क्या है प्रोडक्ट में जाएगा। चलो तो नेक्स्ट क्लास में, है ना, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर तो होगा ही, है ना, बच्चों का डिमांड होगा सीबीएसई में चाहे बिहार बोर्ड। सीबीएसई में तो इतना ही सिलेबस है, बिहार बोर्ड में भी लगभग इतना ही सिलेबस है। लास्ट के जो भी सिलेबस है उसको क्या कर दिया गया डिलीट कर दिया गया। अगर आपको लगता है कि कोलिजन थ्योरी को भी पढ़ा दे, है ना, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चाहे कमेंट क्या मतलब तुम लोग बोलोगे उसको भी हम थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का क्लास होगा वो भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में 2 ही काम करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में तो बढ़ेंगे ही, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा बस लास्ट टॉपिक बच गया हुआ है ना, कोलिजन थ्योरी बच गया हुआ है और डिफरेंट टर्म्स ऑफ डेफिनेशन बच गया है, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, तो उसको भी बता के क्या कर दिया जाएगा खत्म कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय।